वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों मुंबई रिफाइनरी के लिए जो है 100 जो है एमसीक्यू जो एकदम बेस्ड ऑन जो है 80% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। किसका? विशाख रिफाइनरी का। विशाख रिफाइनरी जो है एचपीसीएल है, वो सेम टू सेम जो है मुंबई रिफाइनरी की ही जो है एक तरह से इक्विवेलेंट कह सकते हैं। पहले मुंबई रिफाइनरी आई, उसी का ये जो है एक तरह से ब्रांच है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं बीएससी वालों का, जो है बीएससी जो केमिस्ट्री से किए हैं, कि सर जो है इसका सिलेबस क्या है। उनको मैं बता दूं थोड़ा सा कि अगर हम बात करें जो है, जब प्रीवियस वैकेंसी आई थी 24/4/2022 में, तो विशाख रिफाइनरी के लिए, तो उसमें जो है ऑपरेशन टेक्नीशियन का जो था, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर मांगा था जिसमें, तो उसके लिए जो है क्लियर एक जो है ऑपरेशन टेक्नीशियन की पोस्ट थी। उसकी क्वालिफिकेशन अलग थी, ठीक है। बीएससी वालों का उसमें क्या था? बीएससी वालों का छठे नंबर पे देखिए, लैब एनालिस्ट में बीएससी वालों को लिया था, जिसमें जो है सेम टू सेम पोस्ट जो है बीएससी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, और मैथ जो है उनकी जो है एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और 60% मार्क्स लाना चाहिए। लेकिन उस समय इनकी अलग पोस्ट थी, लैब एनालिस्ट की। तो जो है उसके कंपेयर करें, अब लैब एनालिस्ट का जो सिलेबस था उस समय, जो प्रीवियस वैकेंसी था, उसमें क्या क्या था? वर्बल एबिलिटी थी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थी, एनालिटिक रीजनिंग थी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इन्वायरमेंट। एकदम सेम 50 नंबर तो एकदम सेम था सबका, है ना। तो बीएससी वालों का अभी से क्लियर कर लें कि जो है जनरल एप्टीट्यूड तो एकदम सेम है। उसके अलावा जो था उन लोगों का जो सब्जेक्ट था, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो है उनका सिलेबस था। किसका? नॉन टेक्निकल का। लेकिन सॉरी, टेक्निकल में जो है इनका जो है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो ये उस समय का था जब पोस्ट भी अलग दिया था, लैब एनालिस्ट का पोस्ट दिया था, और उसके अलावा जो है डिप्लोमा वालों का अलग था, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग का अलग था, ठीक है। अब ये तो है जो है बीएससी वालों को जो है अच्छे से समझ जाना चाहिए। इसके बाद जो है उसी समय जो है ऑपरेशन टेक्नीशियन का जो है क्या क्या सिलेबस था। वर्बल एबिलिटी थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, एनालिटिक रीजनिंग थी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, ये तो था ही। इसके साथ साथ जो है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग थी, फ्लूइड मैकेनिक्स था, हीट ट्रांसफर था, मास ट्रांसफर था, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन था, मैकेनिकल ऑपरेशन था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी थी, इक्विपमेंट डिजाइन थी, और प्लांट यूटिलिटी थी, ठीक है। तो जो है नॉन टेक तो 50-50 पूरा पूरा मैच है। अब जो है टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल में उस समय भी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन थे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से क्वेश्चन थे, प्लांट यूटिलिटी से, यानी कि तीन जो है क्वेश्चन जो है, तीन जो है इसमें से एक तरह से चैप्टर जो था उस समय, वो भी इस समय है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा। अब इस समय जो बीएससी वालों को क्या किया है कि वो हम ही लोगों के साथ, यानी कि डिप्लोमा वालों के साथ जो है एक तरह से अरेंज कर दिया है, मतलब एक एक ही में वो मिक्स कर दिया है। और इस समय जो प्रोसेस टेक असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, ठीक है, दोनों लोग, केमिकल वाले भी और बीएससी वाले भी, ठीक है। और सेम टू सेम जो है क्वालिफिकेशन वहीं रहेगी, पोस्ट जो है दोनों की वहीं रहेगी। लेकिन जो है एक चीज़ का डिफरेंट है, सिलेबस का। सिलेबस का जो है नॉन टेक तो वो भी पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो है टेक्निकल में जो है, अब वो जो है अगर इससे देखें, तो वो जो पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, तो वो उन्हें नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजिविटी एंड कंबसन, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, हीट एक्सचेंजर या फायर हीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट ऑपरेशन, जैसे पंप, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन टावर, स्टीपर, एक्सट्रैक्टर, या वो जो है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस सेफ्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर फाइटिंग और यूटिलिटी सिस्टम, ये पढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें क्या है कि मैक्सिमम चीज़ें जो है डिप्लोमा वाले टच करते हैं, इनको पढ़ते हैं, लेकिन बीएससी वाले नहीं इसको टच कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यही समझना है कि पता ना क्या क्वेश्चन देगा, दोनों का कॉमन करके कोई एज ए
जो है अगर सिलेबस निकाला है तो इसी से आएगा, क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस था पूरा पूरा सिलेबस से ही आएगा। अगर सिलेबस के माने तो यही पेपर में आएगा। बट अगर दोनों को इक्विवेलेंट लेकर चले तो हो सकता है कि जो है जो केमिस्ट्री जो है, जैसे प्रीवियस मुंबई रिफाइनरी के पेपर में देखें तो उसमें जो है जनरल केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा था। ऐसी केमिस्ट्री थी जो डिप्लोमा वाले भी कर जाएं और बीएससी वाले भी कर जाएं, और नॉन टेक्निकल तो 50 सबका कॉमन ही था, है ना। ये भी हो सकता है, या तो केमिस्ट्री ऐसी क्वेश्चन ला दे केमिस्ट्री में जो दोनों लोग करें। तो हमें केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को। क्योंकि अगर पेपर का रुख मोड़ दिया तो उस समय वो हेल्प आ जाएगी, है ना। या ये तो सिलेबस जो दिया है इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए आपको बस मैं कह दूं कि केमिस्ट्री भैया बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी आ सकती है अगर दोनों को इक्विवेलेंट करे तो। अब आ जाते हैं उस समय के जब पेपर है। तो ये पेपर जो है दोस्तों, कह सकता हूँ मैं 70% जो है इस सिलेबस से मैच है। कैसे? 50% तो नॉन टेक्निकल से मैच हो गया, बाकी टेक्निकल से प्रोसेस सेफ्टी उसमें भी था, इसमें भी है। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फायर इक्विपमेंट जो है उसमें भी है, इसमें भी है। प्लांट यूटिलिटी उसमें भी था सिलेबस में, इसमें भी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें भी था, इसमें भी था। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो है 70% जो है मैच है ये पेपर, है ना। अब पेपर पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि द गर्ल्स हु सेट, तो ये जो है बिसाइड हो जाएगा कि वह लड़के जो उसके बगल में बैठी है वो उसकी क्या है, डॉटर है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर में सबसे ज़्यादा जो है किसका घटक है, मैक्सिमम क्या एयर में पाया जाता, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अलायंस का जो है अपोजिट क्या होगा। तो अलायंस का मतलब होता है मेल या गठबंधन, जिसका डिवोर्स हो जाएगा। यानी कि जो है डिवोर्स मतलब आप जानते हो, मेल मेल मिलाप का डिवोर्स है, मतलब अलग हो जाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जे एक कार्य को 78 दिनों में पूरा करता है, कि उसी कार्य को 81 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो समूचे कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो बस इनको ऐड कर लीजिए और भाग दे दीजिए, तो ये जो है 2106/53 आएगा, जिसको दूसरे टर्म में अगर लिखना है तो 39 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन विच कंट्री द विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वॉज हेल्ड, जो विंटर ओलंपिक गेम 2022 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों जो है चाइना में हुआ था, ठीक है। अब जो है कौन सा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है, समर ओलंपिक 2024 कहाँ पे होगा, तो समर ओलंपिक जो है पेरिस में होगा। या 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ होगा, तो वो कोरिया में होगा, साउथ कोरिया में, है ना। इसे ये बना सकते हैं। लोकेट को लिख रहा है दोस्तों PMDUB, तो उसी कुट भाषा में ग्राफ को क्या लिखेगा, तो जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही ग्राफ को भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजेश इज, इसमें आर्टिकल भरना है आपका। तो जो इसमें ए आएगा, राजेश इज अ लाइन हार्ट पर्सन, यानी कि जो है राजेश एक तरह से शेर दिल इंसान है ना, व्यक्ति है। नेक्स्ट है, इसमें सिमिलर ढूंढना है आपको। कह रहा है डॉग्ड का सिमिलर क्या होता है, तो डॉग्ड का मतलब हमारा होता है हठ ही, मतलब हट करने वाला, जो एकदम जिद पकड़े हुए है, उसे भी डिटरमाइंड जो है डिटरमाइंड पर्सन भी कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग जो है मैसाकरी, यानी कि जो है कौन सा ब्रिटिश सेना अधिकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था, तो जो है जनरल डायर था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक्स से वाई तक 176 किलोमीटर की चाल से चलती है और 300 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 187 किलोमीटर की चाल से चले और 6 जो है 300 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका जो है फार्मूला होता है स्पीड का डिफरेंस टाइम का डिफरेंस इक्वल टू जो है टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये जो है 176 - 187 बराबर टाइम का अगर देखें
तो जो है 300 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 मिनट हो जा रहा है, और 600 मिनट को आप जो है घंटे में निकालेंगे तो जो है 59 से भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, है ना। तो बस इसको ही सॉल्व कर दीजिए। 1/176 माइनस 1/187 बराबर जो है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 29920 आ जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े शॉर्ट में मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत को विभाजित करता है, यानी रेड क्लिफ लाइन जो है किस किस के बीच में है। तो वो दोस्तों आपका पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ लाइन और भारत दोनों की जो है एक तरह से बॉर्डर लाइन है ना। बाकी जो है श्रीलंका का दिया है, तो श्रीलंका का जो है श्रीलंका और भारत को अलग करने का जो है गल्फ ऑफ मन्नार की जो है खाड़ी अलग करती है। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है, नेपाल इंडियन बॉर्डर है जो उन दोनों को अलग कर रहा है। भूटान की बात करें तो इंडो भूटान बॉर्डर है। बाकी इसके अलावा जो है डूरंड लाइन पूछ सकता है कि डूरंड रेखा कहाँ कहाँ है। तो डूरंड रेखा जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। और इसके अलावा जो है पूछ सकता है आपको कि जो है मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है। तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 160 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 192 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 240 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप पहले 32 घंटे के लिए साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक का शेष भाग पाइप ए और पाइप बी द्वारा कितने घंटे में भर जाएगा। तो ये दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आवर्स लगेगा। इसको कैसे आया है, ये बहुत बड़ा है जिसको मैं यहाँ पे इतने जगह में ये नहीं आ पाता सॉल्व करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है इसमें, तो लास्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो 79 में 2 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, जो 9 का जो है वर्ग है। और जब 45 में से 9 घटाएंगे तो ये जो है 36 आ जाएगा, जो 6 का वर्ग है। और 106 में से 6 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, जो 10 का वर्ग है ना। बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है एक दुकानदार जो है 10,700 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% की हानि पर बेचता है। उस पैसे से वह एक और वस्तु खरीदता है और 10% के लाभ पर बेचता है। कुल हानि हुई या लाभ, ये बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, 10,700 में वो 10% की हानि पर कोई सामान जो है खरीदा, तो जो है सॉरी 10,700 में कोई वस्तु खरीदा और 10% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। यानी कि 10,700 में 10% कितना हुआ, यानी कि 1,070 हुआ। तो इतने हानि पर बेचा, तो 10,700 में 1,070 घटा दीजिए, तो वो अब उसके पास जो है कितने में बेचा, 9,630 रुपये में बेचा, ठीक है। अब उस पैसे को उसने क्या किया कि दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ में बेच दिया, यानी कि 9,630 का 10% निकालेंगे तो 963 हुआ। और उसको जो है 10% के लाभ यानी 963 रुपये में बेचा। जो है एक्स्ट्रा बेच रहा है, तो 9,630 प्लस 9 जो है 6,3 दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के अब उसके पास पैसे कितने हो गए, 10,593 हो गए। अब करें हानि हुई या लाभ। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल कितना अमाउंट था पहले 10,700, और अब जो है फाइनली उसके पास कितना पहुंच गया 10,593। दोनों का अंतर कितना है, 107 रुपये। तो 107 रुपये को उसकी क्या हो गई, हानि ही रही अभी भी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों, ये जो है मदर ऑफ, ये जो है सबका जो है मदर, महाद्वीपों की मदर एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड है, पुराना है। ओरिजिन सबसे पहले सबसे पुराना इसे ही कह लो, या इसे डार्क जो है कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, डार्क, है ना। इसके अलावा जो है एशिया महाद्वीप क्या है दोस्तों, तो एशिया इज द लार्जेस्ट महाद्वीप इन वर्ल्ड, बोथ बाई एरिया या बाई पॉपुलेशन, है ना। अंटार्कटिका क्या है, तो ये दोस्तों इसे वाइट जो है सफ़ेद महाद्वीप, या जो है बर्फ़ का जो है रेगिस्तान, या ठंड का रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये इसलिए है कि थोड़ा इसके बारे में जानते रहिए। ही गेज्ड डाउन एट हिम एज सी निल्ट,
इसमें भर रहा है कि जो है इसमें क्या आएगा सुटेबल वर्ड। तो इसमें जो बिसाइड द फायर वो जो है वो आराम से आसपास बैठ गया और घुटना सेकने लगा जो है जो भी के बिसाइड द फायर, फायर के बगल में। नेक्स्ट है, इसमें भी कह रहा है कि आपको करेक्ट स्पेल्ड ढूंढना है। तो दे रखा है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, जिसकी स्पेलिंग जो है इसने काफ़ी हद तक सही लिखा है, लेकिन सही स्पेलिंग होती है TRANSGRESSION, उल्लंघन। दूसरा दे रखा है पर्सोनेज। पर्सोनेज मतलब होता है व्यक्ति, जिसमें जो है लास्ट में आपका PERSON होना चाहिए और NAGE होना चाहिए, आई लगा दिया है ना, इसलिए गलत है। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मजबूत होता है, ये करेक्ट है दोस्तों। क्वालिफाइड का तो आप जानते ही हो क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है M13O18 Q23 और उसके बाद क्या आएगा। तो इसको जब ऐसे क्वेश्चन हैं तो इनको श्रृंखला को में जो है अंकों को अलग देख के सीरीज बनाएंगे और जो है जो लेटर है उनको अलग रख के। तो सबसे पहले अंकों को देखते हैं, जिसमें 13, 18, 23 उसके बाद डैश मारा है। तो 23, 13 और 18 में क्या है, तो 13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो वो 18 होगा, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 होगा। इसी तरह तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा, 23 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28। अब जो है लेटर में देखते हैं यम यन जो है MOQ। तो इसमें जो है +2 का एडिशन है, यम के पास क्या है MNO, यानी कि +1 करके दूसरे स्थान पे जो है O आ रहा है। तो ऐसे ही जो है उसके जो है क्यू अगर है तो क्यू के बाद दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, तो QST आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है यस, ऑप्शन नंबर जो है ए, यस 28 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहे हैं कि 10 डेटा का औसत 59.5 है। इसमें पहले 3 डेटा का औसत 56 और अगले 4 डेटा का औसत 66 है। यदि 8वां डेटा 9वें डेटा से 12 कम है और 10वें डेटा से 7 कम है तो 8वां डेटा ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों बहुत ही एक तरह से अगर प्रैक्टिस है तो आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। आ तो जाएगा, फार्मूला बेस पे है, लेकिन बहुत इसमें थोड़ी सी टफ है, ये कह सकते हैं एवरेज का सबसे टफ टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें सॉल्व करेंगे आप तो 48 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण अपनी बचत का 19% जो है वृद्धाश्रम को, बचत का 20% अनाथालय को और बचत का 21% चिकित्सा सहायक वाले फाउंडेशन को दान कर देता है। ठीक है, बचत की शेष राशि जो है 9600 रुपये जो बचती है वो बैंक में जमा कर देता है। यदि वेतन का 60% उसकी बचत राशि है तो चरण का वेतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए 9600 इसने बैंक में जमा किया है ना, तो बस ऑप्शन से आप निकालें कि ऑप्शन जैसे ए है, ए में आप ए का 19% निकालिए, फिर जो आ रहा है उसका 20% निकालिए, फिर 21% निकालिए और ऐसे करके जो दान दिया वो 9600 के इक्विवेलेंट हो जा रहा है, तो वही उसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस शॉर्ट में मैंने इसका मैं फार्मूले पे नहीं, मैं ऑप्शन से ही लगाया था, तो ये जो है ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A² - B² बराबर 936। तो A² प्लस 234, सॉरी A+B बराबर जो है 234 रुपये है। तो A-B की वैल्यू ज्ञात करें, तो कुछ भी इसमें नहीं है। आप जानते हैं A² - B² बराबर होता है A+B ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A-B। तो वैल्यू दे ही रखा है 936 दे ही रखा है, इसके बराबर जो है A+B की वैल्यू दे रखा है 234 और A-B की निकालनी है। तो A-B बराबर करेंगे तो 936/234 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4 निकल के आएगी, करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें जो है इमेज में कह रहा है कि जो गलत है उसको ढूंढना है। तो इस इमेज को कैसे बनाया है, इसमें जो है प्लेस वैल्यू को ऐड करके जो है दिया है। जैसे अगर बात करें आर प्लस जो है जी की, आर प्लस जी की दूसरे नंबर की बात करें तो आर की प्लस वैल्यू है 18, जी की वैल्यू है 7। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है, इसलिए ये हो गया 26। अब डब्ल्यू आर में भी वही है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, आर की है 18 और दोनों को जोड़ेंगे 41, लेकिन 41 नहीं लिखा है यानी कि +1 करके लिखा है।
42 हो जाएगा। वैसे एन सी की है, एन की जो है 14, सी की है 3, तो 17 हो जाएगा। इसमें एक और जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नंबर की जो है क्या है दोस्तों, ई जे, ई की होती है 5, जे की होती है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 15। तो इसके हिसाब से एक और जोड़ना चाहिए, तो वो 16 आनी चाहिए, लेकिन उसमें 16 नहीं है, इसलिए ये गलत है ना। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु जो है वो किस स्पोर्ट्स में से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों बैडमिंटन से हैं। जैसे कह रहा है फेमस को AFOMSU लिखा जाए तो लीजेंड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो देख लीजिए दोस्तों कैसे ये लिखा गया है, वैसे ही इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डिमोलिश का जैसे संबंध कंस्ट्रक्शन से है, वैसे अनयूजुअल का संबंध किससे है? ठीक है, तो डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त कर देना, तबाह कर देना। उसका उल्टा क्या होगा, जो है निर्माण करना, है ना। तो वैसे अनयूजुअल है, तो अनयूजुअल मतलब असामान्य तरीका है कुछ भी जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेमिलियर, जिसके बारे में आपको मालूम है ना। अब ये आ गया दोस्तों, ए प्लस बी का मतलब ए इज़ मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब जो है ए इज़ फादर ऑफ बी, ए मल्टीपल बी का मतलब ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ए अपन बी का मतलब जो है ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि टी जो है आर का दामाद है? तो आर माइनस यस इंटू टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें जो है कुछ नहीं है दोस्तों, जो है इसमें 1 2 2 2 लिखा है और उसके बाद 9 लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, 1 2 2 2 2 को जोड़ दीजिए तो ये 9 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो 9 9 दोनों हो जाएंगे। फिर इसी तरह 2 0 2 3 3 में 2 + 0 + 2 + 3 + 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। और 10 इसमें किसको शो कर रहा है, 2 5 3 को शो कर रहा है, तो इसलिए ऐसे ही आ जाएगा। कह रहा है कि 4 अगस्त 2043 पर सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, कैलेंडर का है, तो वो दोस्तों मंगलवार आएगा, है ना। यही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, यानी कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे, आपके जो है ब्लड रिलेशन से आएंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है सेम टू सेम पूछने वाला है, कुछ भी अलग नहीं पूछेगा, है ना। सारी वैल्यू बस चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न जो है सेम टू सेम यही रहेगा, चाहे BSc हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे अदर हो। कह रहा है कि इफ़ ए बराबर 28 बी बराबर 15 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही है दोस्तों, दे रखा है, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, जो ए की वैल्यू 28, बी की 15 है। तो वैसे ही बस उसमें ऐड कर दीजिए 28 + 15, 28 - 15, तो 43 गुणे 13 करेंगे तो 559 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, 123 खिलाड़ियों वाली कबड्डी टीम का औसत वजन कितना था, 76 था। यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। प्रदम जो है प्रबंधन का जो है एक तरह से वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, 123 पे 73 का औसत निकाल लीजिए, 8979 होगा। फिर जब एक बढ़ जाएगा यानी कि 124 हो जाएगा, और 1 kg इधर बढ़ा दीजिए 74 हो जाएगा, उसमें देख लीजिए 9176 हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो 197 kg का वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डिक्लाइमेट का जो है आपको अपोजिट बताना है। तो डिक्लाइमेट का मतलब होता है तबाह कर देना, तो उसका क्या होगा, तबाह कर देना का बिल्ड यानी कि बना देना, है ना। इसके अलावा जो दे रखा है एनहिलेटेड मतलब संहार कर देना, जो है मैसक्कर मतलब कत्ल कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना है, लेकिन सारे वो नष्ट ही कर रहा है, बिल्ड एक अकेला है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, करें यदि कोई व्यक्ति 79 किलोमीटर पर हावर के बजाय 83 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह 124 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर पाता है। जब वो 83 किलोमीटर पर हावर की गाड़ी से चलाता है तो उससे उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों मेरा जो सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा तो जो है आ रहा है, अगर फार्मूले जो हम पढ़े हैं अब तक तो उसमें जो है यही है कि x/79 इक्वल टू जो है x + 124/83 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो है 2449 आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो है 2573 है, पता ना कैसे मैं जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाया हूँ।
वैसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई ओन डैश कार एंड टू बाइक। तो आई ओन अ कार एंड टू बाइक, ये हो जाएगा आर्टिकल का यूज है ना। कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके खड़ा है तो वह पहले 3 किलोमीटर किस दिशा में चला था, तो उत्तर दिशा में चला था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि टेम्परेचर के बाद PTAT है, उसके बाद EM जो है EMPTTAIO के बाद TA है। तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें क्या कर रहा है, पहले संख्या में से जो है 3 3 अलग कर दे रहा है, वहीं बीच की संख्या ले ले रहा है, फिर 3 3 अलग कर दिया, फिर बीच की संख्या ले लिया। ऐसे अब जो है क्या ओनली बच पाएगा, वैसे बचेगा ओनली MPTATI है ना। नेक्स्ट है कि यदि जो है 420 का 20% जो है 570 के 40% से x कम है, तो जो है x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, 460 का 20% निकालेंगे 92 आएगा। दूसरे में कह रहे 570 का 40% निकालेंगे का जो है अगर निकालेंगे 40% तो 228 आएगा। अब जो है 228 में 92 घटाएंगे तो 136 आ रहा है, जो कि 136 जो है 228 का जो है 136 कितना परसेंट है ना, तो वो जो है 59.64% है। कुछ नहीं इसमें। अब ये जो है जो आपका दे रखा है इसमें भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें जो है आपको स्क्वायर दे दिया है, तो बस आपको स्क्वायर हटा दीजिए, 144 में 2 से भाग देंगे तो 72 आएगा। 72 गुणे जो है 2 करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर इसका जो है काटा पिटी कर देंगे तो 1024 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनकुम्बरेंस, इसका जो है सिमिलर मीनिंग क्या होगी, तो इनकुम्बरेंस मतलब होता है भार है ना, तो बर्डन मतलब भी भार या बोझ होता है, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट, एडवांटेज, लेजीनेस ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहे कि PT के बाद NR आया, उसके बाद JN आया, फिर LO आया, फिर UY आया। उसके जो है इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो बाकी 4 तो मैच कर रहे हैं, उसमें से एक और मैच नहीं कर रहा है, तो उसको ढूंढना है आपको है ना, फाइंड आउट करना है। तो PT में देखें तो P के चौथे स्थान पर जो है T आता है। NR की बात करें तो N में 4 जोड़ने पे R आता है। JN की बात करें तो J के 4 स्थान बाद जो है N आता है। LO की देखें तो L के तीसरे स्थान पे ही O आ रहा है, इसलिए ये गलत है। बाकी सबके प्लेस वैल्यू जो है 4 4 बाद में है, लेकिन इसके 3 में ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, कहने का मतलब है तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एक लड़की की तरफ तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, पत्नी का इकलौता बेटा यानी मेरे बेटे की इकलौती बेटी है। तो एक तरह से दादाजी की जो है वो ग्रैंड डॉटर कहलाए के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। इसमें ये अंक दे रखा है, इसमें करा कि सारी विषम संख्या में 3 की वृद्धि कर दो और सारी सम संख्या में जो है 3 की कमी कर दो, फिर उनको जो है आरोही क्रम में यानी कि जो है बढ़ते क्रम में लिखो। फिर दाएं से चौथे स्थान पे क्या आएगा, तो मैंने इसको सॉल्व किया है तो चौथा स्थान पे 6 आ रहा है ना। नेक्स्ट है, कह रहे दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जो असंगत है ना। तो जो ओड है तो इसमें अंडर साइज मतलब छोटा होता है, मिनीचर मतलब छोटा होता है, डवार्फ मतलब बौना होता है, यानी सारे छोटे को दर्शा रहे हैं। जेंट्स जो है एक तरह से बहुत बड़ा, तो ये बड़े को दर्शा रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको। तो रिसिप्टिव, रिसिप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील, जो ग्रहण करना है। और उसके अलावा जो है वही स्पेलिंग भी सही है। रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो रिवॉल्यूशन की स्पेलिंग RESOLUTION होता है। यूनिफॉर्मली की बात करें, यूनिफॉर्मिटी की, तो UNIFORMITY जिसका एक रूपता होता है। पर जो है पर फेज का होता है संक्षिप्त व्याख्या करना, जिसकी स्पेलिंग होती है
PARASE, तो यहाँ पे ई लिखा है, वो गलत है ना। नेक्स्ट है एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। फिर एक कैलेंडर का क्वेश्चन है कि जो है यदि 16 अप्रैल 2025 की तारीख पर बुधवार आता है तो 27 अप्रैल 2000 जो है 2125 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, तो ये फ्राइडे आएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के आधार पे जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो वो है दोस्तों राजस्थान। छोटा जो है गोवा आ जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक महिला पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। वो कह रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये 13 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कार्बोहाइड्रेट शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, पांचवें और छठे जो है अक्षर के स्थान आपस में बदल दिया जाता है, और ऐसे ही आगे बदलता जाता है ना। तो कह रहा है कि बाएं से छठा स्थान पे क्या आएगा, तो ओ आएगा दोस्तों। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में जो है 30% क्वेश्चन जो है एकदम जो है इसमें आने वाले हैं, इसके 30% है ना। बस 25 जो है 20% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी हमें अलग से मेहनत करनी है, नहीं तो 30% क्वेश्चन इसमें जैसे आ रहे हैं वैसे ही पेपर में आ सकते हैं ना। जैसे कह रहा है ये टरबाइन का है कि व्हेन स्टीम रीच टरबाइन ब्लेड द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द टरबाइन। कह रहे कि जब स्टीम जो है टरबाइन ब्लेड पर पहुंचती है तो कौन सा फोर्स होता है जो टरबाइन को चलाता है, तो दोस्तों एक्सियल फोर्स जो है एक्सियल फोर्स होता है। एक्सियल फोर्स किसी एक्सेस में लगेगा, जैसे मैंने ये बताया है, उसका एंगल भी दिया है, तो ब्लेड ऐसी रहेगी और उसमें थीटा कोण पे वो जो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, है ना, एक्सेस में। बाकी इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है, तो जैसे किसी बॉल को पकड़ते हैं डायरेक्टली तो वो इम्पैक्ट फोर्स जनरेट करती है। शेयर फोर्स का एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कोई जो है फ्रूट वगैरह काटते हो, सब्जी वब्जी काटते हो, तो उस समय जो फोर्स लगता है उस पर, तो वो जो है शियर फोर्स कहलाता है। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स सतह पर से कोई खींचते हैं तो सतह से सतह, जैसे जमीन से कोई चीज़ सरकाते हैं खींचते हैं तो उस समय लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स आता है ना। सॉरी ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज इन लार्ज पावर प्लांट। कह रहा है कि जो है बड़े शक्ति संयंत्र में किस प्रकार का शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो जो है कूलिंग सिस्टम लार्ज पावर प्लांट में क्या होता है, कूलिंग टावर ही होता है। इसके अलावा जो है कूलिंग पॉन्ड की एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। कूलिंग पॉन्ड क्या होती है इसके बारे में जान जाइए। कूलिंग पॉन्ड जो होता है एक ऐसा रिजर्वायर होता है जिसमें कूलेंट रखा जाता है और कूलिंग द सर्किट। जब कूलिंग टावर से जो है कोई चीज़ ठंडा नहीं हो पाएगा तो एक जो है कूलेंट पॉन्ड जो है कूलिंग पॉन्ड रखा जाता है जिसमें कूलेंट रहता है बहुत ही ठंडा, उसको उसी में मिक्सअप कर देते हैं, वो जाके जो है फाइनली ठंडा कर देता है जो है ट्यूबों या कहीं भी जो भी कूलिंग की ज़रूरत होगी तो इसे जो है एक्सटर्नल कूलिंग कहते हैं, है ना। इसको एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स कहते हैं, यानी कि कूलिंग पॉन्ड को, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पढ़िएगा थोड़ा। नेक्स्ट है ट्यूब पिच जो होती है वो क्लियरेंस जो है एक तरह से वो जो है ट्यूब पिच इज द डैश ऑफ ट्यूब डायमीटर एंड द क्लियरेंस। वो ट्यूब डायमीटर और क्लियरेंस का क्या होती है, तो दोस्तों ट्यूब पिच जो होती है वो सम होती है ट्यूब के डायमीटर की और ट्यूब के क्लियरेंस की है। नेक्स्ट है करें द रेशियो ऑफ यूनिट लेटरल स्ट्रेन टू द यूनिट एक्सियल स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो उसे पॉइजन रेशियो कहते हैं। LMTD करेक्शन फैक्टर जो है किस टाइप के हीट एक्सचेंजर पे लागू होता है, तो दोस्तों मल्टीपास टाइप के हीट एक्सचेंजर पे लागू होता है। कह रहा है कि OSHA ओसा के आवश्यकता के अनुसार जो है किस संस्था ने PPEs यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड मानक विकसित किया है,
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड क्या करती है दोस्तों? तो ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है एक तरह से क्वालिटी, गुड क्वालिटी को मेंटेन रखती है। हेल्थ हजार्ड्स को किसी तरह कम कर किया जा सके तो उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है वो सब जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करती है। इसके अलावा जो है ब्राज़ीलियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है दोस्तों? तो ये इंडस्ट्रियल के क्वालिटी पे रिसर्च करती है और उस पे वर्क करते हैं ना। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ये क्या है? तो ये दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है और ये जो है इनहेंस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाती है, इम्प्रूव आवर क्वालिटी लाइफ और अपने हमारे जो क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करती है। बाकी बचा डी वाला वही जो है पीपीज के लिए स्टैंडर्ड मानक बनाती है। खैर कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है एक तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज फॉर द रेडिएशन हजार्ड? रेडिएशन हजार्ड्स को कौन शो करता है? तो वो है दोस्तों कौन सा कलर? पर्पल कलर। इसके अलावा जो है ब्लू जो है हेल्थ हजार्ड्स को शो करेगा, रेड जो है फायर हजार्ड्स को शो करेगा, सफ़ेद जो है स्पेसिफिक हजार्ड्स को शो करेगा अगर नेफा डायमंड देखेंगे तो। करें द फंक्शन ऑफ बटरफ्लाई वॉल की फंक्शन क्या है? तो ये जो है फ्लो रेगुलेशन करना है इसका। नेक्स्ट एयर वेसल आर यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू, तो ये दोस्तों रिड्यूस टू एक्सलेशन हेड को रिड्यूस करने के लिए हम जो है एयर वेसल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज आउटसाइड एयर इंटर इनटू अ वेट कूलिंग सिस्टम? करें कि जो एयर होती है वो कूलिंग वाटर सिस्टम में कहाँ से इंटर करती है? तो लूअर्स के माध्यम से इंटर करती है। नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम टरबाइन इज अ, तो इसकी जो है एफिशिएंसी आ रही है स्टीम टरबाइन की तो वो क्या होती है? हाइयर होती है। किसके अपेक्षा? स्टीम इंजन के। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि स्टीम है, स्टीम का एक तो काम जो हो जाता है और जो है ब्लेडों को घुमाने, उसके बाद उसको कंडेंस करा के फिर से रीयूज कर लेते हैं तो उस टाइम में जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर इज एम्प्लॉय इन एरोप्लेन? तो एरोप्लेन में किस टाइप का कंप्रेसर का यूज होता है? तो रेडियल फ्लो। ऑप्शन ए है रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो का मतलब जो है जैसे पंप है, पंप का ये सक्शन हो गया और ये डिस्चार्ज है। अगर 90 डिग्री का कोई पंप बना रहा है सक्शन और डिस्चार्ज में, जो मैक्सिमम यही पंप होते हैं तो वो जो है रेडियल फ्लो वाले होते हैं। एक्सियल फ्लो वाले जो है अगर एग्जांपल दें तो ये बड़े बड़े कूलिंग टावरों के पास जो बड़े बड़े पंप होते हैं जो जैसे एक ही डायरेक्शन से सक्शन लेंगे, एक ही डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेंगे 180 का डिग्री का कोण बनाते हुए, तो उनको हम जो है एक तरह से एक्सेल फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेल फ्लो कंप्रेसर हमारा क्या होता है? जहाज में यूज होता है। नेक्स्ट करें कि फॉर हाई कन्वर्जन इन हाई एक्सोथर्मिक सॉलिड कैटालिस्ट रिएक्शन, तो उसमें क्या है किस टाइप का बेड होता है? तो इसमें फ्लोराइड बेड रिएक्टर फॉलो बाय द फिक्स बेड होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल विच टाइप ऑफ रिएक्टर इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल? एक सेकेंड दोस्तों, हाँ इसमें कह रहा है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल विच टाइप ऑफ रिएक्टर इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि औद्योगिक रूप जो है से कम मात्रा में सामग्री के शोधन के लिए किस रिएक्टर का उपयोग होता है? तो उसमें जो है बैच रिएक्टर का यूज होता है। बाकी कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर का यूज कहाँ होगा? जहाँ पे होमोजीनियस, ये बहुत ही जानने वाली चीज़ है कि जहाँ पे होमोजीनियस फेज हो, जैसे लिक्विड लिक्विड में ही रिएक्शन करानी है, लिक्विड का लिक्विड से, तो वहाँ पे कंटिन्यूस स्टीयर और टैंक रिएक्टर का यूज करेंगे, है ना। जैसे कोई केमिकल बनाना है आपको, तो केमिकल बनाना है तो उसमें केमिकल प्लस वाटर डाल देंगे और उस पर एजिटेटर से घुमाते रहेंगे तो उस कंडीशन में फेज जो है सेम है, लिक्विड लिक्विड का बन रहा है तो इस उसमें कंटिन्यूस रहेगा। इसके अलावा जो प्लग फ्लो रिएक्टर जो होता है इसमें टू फेज होती है, एक जो है लिक्विड और दूसरा गैस होती है। यानी कि जब गैस और लिक्विड का रिएक्शन करानी है तो प्लग फ्लो रिएक्टर का यूज करेंगे। बैच रिएक्टर का यूज करेंगे तब जब आपकी जो है प्रोड्यूस जो है जब आपको जो स्मॉल क्वांटिटी मटेरियल प्रोड्यूस करना है लेकिन उसकी प्योरिटी बहुत हाई हो, उस कंडीशन में आप जो है स्मॉल
जो है बैच रिएक्टर का यूज़ करेंगे। आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर क्या होता है, तो ये रिसर्च या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक तरह से जैसे पायलट प्लांट चलाना है, कैसे चलेगा, क्या क्या उसमें देखना है, तो वहाँ पे आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है which tube arrangement in heat exchanger would facilitate the highest heat transfer rate। तो कह रहा है कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र जो है किस टाइप के जो है ट्यूब अरेंजमेंट में होगा, तो ट्रेंगुलर टाइप में है ना दोस्तों। स्क्वायर पिच होता है, ट्रेंगुलर पिच होता है, बस दो ही होते हैं, तो ट्रेंगुलर में ज़्यादा आएगा हीट ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट है NPSH इज़ यूज टू डिटरमाइन। तो जो NPSH है दोस्तों, वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, तो कैविटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लो मीटर विच इज रिप्लेसिंग द डिफरेंशियल प्रेशर मीटर इन इट्स एप्लीकेशन इज। कह रहे कि जिस प्रवाह मीटर को विभेदी दाब मीटर के स्थान पर उसी के अनुप्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, तो वो वर्टेक्स शेडिंग फ्लो मीटर है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर का यूज कहाँ करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लो मीटर का यूज हम करेंगे मेजर वेलोसिटी मेजर करने के लिए, लेकिन कंडक्टिव लिक्विड, वो लिक्विड जो कंडक्टिव हैं, जैसे एसिड हो गया, कास्टिक हो गया, स्लरीज हो गया, ये कंडक्टिव हैं, इनमें जो है आयंस एक्टिव होते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनिक का कहाँ यूज़ करेंगे, तो अल्ट्रासोनिक का मैक्सिमम हम देखते हैं अपने प्लांट में। तो ये दोस्तों जितने भी वाटर लाइन में जो है फ्रेश वाटर लाइन हुआ या वो जितनी भी वाटर की लाइनें हैं, उसका फ्लो मेजर करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का यूज करते हैं ना। यानी कि एन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यूटिलाइज अल्ट्रासाउंड, इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करके ये जो है अपना रीडिंग देती है, और ये मोस्टली वाटर की लाइन में पाई जाती है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का यूज होगा, तो ये वेस्ट वाटर, जहाँ भी वेस्ट वाटर ETP ESTP कुछ भी प्लांट देख लीजिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर यूज होते हैं। फाउलिंग फैक्टर क्या है, तो फाउलिंग फैक्टर एज ए डॉट फैक्टर है। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टाइप। तो आर्क वेल्डिंग जो है फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप में आती है। इसके अलावा जो है कास्टिंग क्या है, सीट मेटल फॉर्मिंग क्या है, फोर्जिंग क्या है, इन सबको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट हुप स्ट्रेस इन अ सेल। सेल में हुप स्ट्रेस जो है कैलकुलेट करने का जो फार्मूला क्या है, तो PD/2T है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक द। तो जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो पिस्टन क्या होता है, मूव करता है, और इससे जो है सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है। ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो है एक तरह से वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा है। नेक्स्ट है द अयोनाइजेशन गेज इन जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट विच फॉर मेजरमेंट। अयोनाइजेशन गेज क्या मेजर करता है, तो वेरी लो प्रेशर को अयोनाइजेशन गेज मेजर करता है। नेक्स्ट है एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन एडियाबेटिक रिएक्टर। ठीक है। द प्रोडक्ट टेम्परेचर, जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर, कुल मिला के रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर क्या होगा, अगर वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर ऑलवेज जो है अधिक होगा किसके, रॉ मटेरियल से, है ना। नेक्स्ट है NPSH इज डिफरेंस बिटवीन। NPSH किस किस का डिफरेंस है, तो सक्शन प्रेशर और वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है चीपेस्ट फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट। सबसे सस्ता जो है इक्विपमेंट कौन सा इसमें, तो इसने जो है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर को लगाया है। बाकी अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन फिल्टर सस्ते माने जाते हैं, लेकिन किस बेस पे इसने लगाया है, छोड़िए जो भी है। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में क्या जो है कम होता है, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी कम रहती है। नेक्स्ट है द फ्लूइड कमिंग इनटू अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एक्सेलरेटेड बाय। तो उसके इम्पेलर से ही एक्सेलरेट उसको कराते हैं। नेक्स्ट है द प्रेशर दैट इज यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेसल इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि जो द प्रेशर, वह प्रेशर जिससे जो है हम मिनिमम थिकनेस ऑफ वेसल को कैलकुलेट करते हैं, वो क्या कहलाता है, तो डिजाइन प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटर इंस्ट्रूमेंट इज अ एरिया मीटर। एरिया मीटर पूछ रहा है, तो एरिया मीटर रोटामीटर को कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन हॉट वायर एनोमीटर कई बार आ चुका है कि ये क्या मेजर करता है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस को मेजर करता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग गाइडलाइन ERPG जो है
एयर में जो कंटामिनेंट है वो किसके द्वारा इशू किया जारी किया जाता है? तो दोस्तों वो जो है AIHA, अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीनिक एसोसिएशन द्वारा ये जारी किया जाता है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज थर्मामीटर इज पोर्टेबल एज वेल एज सिंपल टू यूज। इसमें कह रहा है कि कौन पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब जो है घरेलू कामों में जिसका यूज कर सकें और एक तरह से आसान भी है। तो कौन सा यूज कर रहे हैं आजकल? तो मरकरी इन ग्लास, मरकरी थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं बुखार मापने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए ना। नेक्स्ट है इन वाटर कूलिंग सिस्टम विथ पंप सर्कुलेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज। तो कुल कह रहा है, कुल कहने का मतलब है कि सर्कुलेशन पंप इसमें से कौन सा है ना। सर्कुलेशन कोई चीज़ कराना है तो उस समय किस पंप का यूज करेंगे? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे। बाकी जो है इसमें से और रिसर्कुलेशन नहीं कर सकते, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इन अ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर केजी में देखेंगे तो 1000 होता है, अगर ग्राम में देखेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ऑफर मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप। मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप जो है किस फिल्ट्रेशन में होता है? तो प्रेशर लिफ्ट फिल्टर में होता है। इंडियन स्टैंडर्ड 2825-1969 किसके लिए है? तो ये दोस्तों अनफायर्ड वसेल के लिए है, कोड दिया गया है। करेक्ट इन विच सिस्टम इन अ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर डन ऑन अ ट्रे एज अ स्टेप बाय स्टेप। तो एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर से जो है हम जो है पानी को जो है स्टेप बाय स्टेप ठंडा करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा कि लकड़ी, कागज या कपड़े जैसे ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को किस तरह से आप बुझाएंगे? तो उसके लिए दोस्तों लकड़ी ये नॉर्मल है तो नॉर्मल वाटर से बुझाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी में। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पूछ सकता है क्लास ए टाइप के फायर क्या है? तो क्लास ए टाइप के फायर जो है सॉलिड में लगने वाले फायर, जैसे पेपर में लग गई, लकड़ी में लग गई, प्लास्टिक में लग गई, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम जो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। क्लास बी क्या है? तो क्लास बी में जो है फ्लेमेबल लिक्विड में जो लगने वाली आग है उसके लिए जो है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड आपका क्या होगा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया ना, केरोसिन वगैरह, तो उसमें जो है फोम टाइप का यूज करेंगे। इसके अलावा जो है क्लास सी की किस में क्या है दोस्तों? तो क्लास सी में जो है फ्लेमेबल गैस में जो आग लगती है, जैसे एनजी गैस में लग गई, मेथेन गैस में, तो वहाँ पे डीसीपी टाइप के जो है ड्राई केमिकल पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। क्लास डी की बात करें तो क्लास डी में जो है जैसे मेटल में आग लगते हैं, जैसे अल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया ना, पोटेशियम हो गया, तो इसको जो है CO2 से यूज कर सकते हैं। या एक और आग का प्रकार है एफ टाइप का। तो एफ टाइप की जो आग है वो बेसिकली जो है किचन फायर इसे कहते हैं। जैसे ये जो है कुकिंग ऑयल में लग जाएगी, फैट जितने भी हो, घी घी वगैरह है ना, तो उनमें ये आग लग जाएगी। और उसके लिए जो है आपका जो है अलग से आता है किचन फायर को कंट्रोल करने का फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे कहते हैं वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल होता है उसमें। नेक्स्ट है क्लास ई। क्लास ई को इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल फायर जो है CO2 जो है उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। इस समय जो क्लास ई को जो है डी में ही कन्वर्ट कर दिया है इसने, है ना। बाकी क्या है द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कंप्रेसर डिलीवर करता है उसको क्या कहेंगे? तो उसे कंप्रेसर की कैपेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन। कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है दोस्तों? तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम, समय के अनुसार रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घटता जाता है। नेक्स्ट है इन द पिटाट ट्यूब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ हेड डेवलप है, जो हेड है उसका स्क्वायर रूट होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ड्रमलेस स्टीम जनरेटर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी का है। तो सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर में क्या होता है कि एक बार जो है वो स्टीम घुमाती है और उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उसमें कोई भी कंडेंसेशन वगैरह नहीं कराते हैं। फायर क्या है दोस्तों? तो फायर जो है कम्बिनेशन है किस किस का, फ्यूल का, हीट का और ऑक्सीजन का। ये भी पूछ सकता है फायर ट्रिंगल क्या है? तो फायर ट्रिंगल में जो है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का जो है
समन्वय होता है। नेक्स्ट है करेक्ट द टर्म मोटाजेनिक इफेक्ट। मोटाजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो मोटाजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है वह केमिकल जो जीन्स पे हैं, जीन्स पे इम्पैक्ट डाल देंगे, है ना, उनको हम कहेंगे मोटाजेनिक इफेक्ट। जीन ही चेंज कर देंगे, जो आपके बायोलॉजी में जीन्स पढ़े हो। इसके अलावा जो पूछता है, एक और क्वेश्चन आया था कि जो है कार्सोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? तो कार्सोजेनिक इफेक्ट मतलब कि जिससे कैंसर होता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन टेक प्लेस इन अ फ्लोट एलिमेंट। जो फ्लोट टाइप का जो है एक तरह से वाटर लेवल मेजरमेंट होता है, फ्लोट वाला जो घरों में टंकियों में लगा होता है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो उसमें जो है लेवल जैसे लेवल बढ़ेगा फ्लोट को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, घटेगा तो भी फ्लोट डिस्प्लेसमेंट होगा, बढ़ेगा तो भी होगा, है ना। तो इसी पे वो वर्क करता है। नेक्स्ट है इन नैरो फेस्ड रिंग टाइप फ्लेंज गास्केट विल बी प्लेस्ड। कह रहा है कि जो नैरो फेस वाला जो रिंग टाइप का फ्लेंज होता है वो किस में फिक्स किया जाता है? तो उसे इन अ ग्रूव में फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन एक्सियल फ्लो फैन एंड टर्बाइन फ्लूड इंटर एंड लीव एज फॉलो। तो एक्सेल में आपको बताया था कि एक्सेल में जो है एक ही डायरेक्शन से इन होगा, उस सेम डायरेक्शन से आउट होगा ना, यानी कि जो है 180 का कोड बनाते हुए ये ऐसे निकला है ऐसे, यानी कि एक्सियल इन हो रहा है और एक्सियल आउट होगा, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन डिस्टिलेशन अंडर मिनिमम रिफ्लक्स कंडीशन। डिस्टिलेशन का क्वेश्चन है कि इन डिस्टिलेशन अंडर मिनिमम रिफ्लक्स कंडीशन द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेज वुड बी। कह रहा है कि रिफ्लक्स क्या है, मिनिमम है, तो ये किस कंडीशन में होगा? जब नंबर ऑफ जो है प्लेट होंगे कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, तभी होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्यूबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से इनसॉल्यूबल पार्टिकल यानी कि सॉलिड को सेपरेट करना है, तो उस समय आपको फिल्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि फिल्ट्रेशन में सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हम कोई चीज़ छानते वानते हैं तो उसमें सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाता है। डिस्टिलेशन में क्या है कि वो उसमें सॉलिड नहीं होता, एक मोर वोलाटाइल होता है, एक जो है लेस वोलाटाइल होता है। ड्राइंग में तो बस मॉइस्चर सेपरेट करते हैं। एक्सट्रैक्शन में भी एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है ना। नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल पंप इफिशिएंसी। सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये होती है द रेशियो ऑफ फ्लूइड पावर टू द टोटल पावर इनपुट, है ना। यही जो है कितना उसने जो है पावर जनरेट किया, आपने कितना दिया, यही उसका जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट है करेक्ट आइडेंटिफाई द थर्मोकपल टाइप विच गिव अ हाईएस्ट टेम्परेचर लिमिट फॉर दोज लिस्टेड हियर। तो टी या यस टाइप का जो है करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब ये है कि इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के भी क्वेश्चन मिले, पंप के भी मिले, टरबाइन के भी मिले, फायर वाले मिले, है ना, यूटिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिले। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। अगर दोस्तों और जो है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 70% तो आपका कवर हो ही चुका है, बाकी 30% जो बचा है वो ऑलरेडी मैंने जो है अपलोड कर ही दिया है। बाकी बेसी वालों को ये सोचना है कि वो अब क्या पढ़ें, क्योंकि सब कुछ सेम टू सेम उनके सामने हमने बता दिया। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि दोनों का पेपर सेम ही बनेगा, है ना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।